मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, संसद का मानसून सत्र के आज 7 दिन पूरे हो गए और इन 7 दिनों में अपोजिशन ने काम नहीं करने दिया। अलग अलग बहाने हैं। पहले इन्होंने कहा कि मणिपुर पर चर्चा कराओ। सरकार ने कहा चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर पीछे हट गए। फिर उन्होंने नई डिमांड रख दी कि प्रधानमंत्री का जवाब दो। तो प्रधानमंत्री चूंकि वो किसी के दबाव में काम नहीं करते, उनकी इच्छा होगी तो वो जवाब देंगे, नहीं होगी तो गृह मंत्री अमित शाह तो जवाब देंगे ही देंगे। तो इनको लगा कि अब प्रधानमंत्री को कैसे हम इस बहस में लेके आए, तो इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दे दिया और उसे लोकसभा अध्यक्ष ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसलिए कर लिया कि इस बहाने जो चर्चा वो बड़े स्तर पर चर्चा हो जाए। और चूंकि पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी बड़ी है, तो इनकी प्रस्ताव पर बीजेपी के लोग ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में जो टाइम एलोकेट होता है वो पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से होता है। यानी जैसे कांग्रेस है, उसके 49 मेंबर है, बीजेपी को 303 मेंबर है। तो अगर कांग्रेस के 2 लोग बोलेंगे तो बीजेपी के 4 लोग बोलेंगे, उससे भी ज़्यादा बोल सकते हैं। और ऐसे हर पार्टी के उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको एक एक दो दो सदस्यों को बोलने का और आधे आधे घंटे का बोलने का टाइम दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर अगले हफ्ते चर्चा होगी तो उसमें किस पार्टी को कितना समय मिलेगा। पहले तो टोटल समय मिलेगा कि 20 घंटे की चर्चा होगी या 30 घंटे की होगी या 15 घंटे की होगी। और उसमें फिर पॉलिटिकल पार्टियों को अलर्ट किया जाएगा कि इस पार्टी को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से इतना टाइम दिया जाएगा। फिर उसमें वो पॉलिटिकल पार्टी नाम देगी कि हमारे, माने जब कांग्रेस को 25 मिनट का टाइम मिला तो 25 मिनट वो एक सदस्य बोल दे या 25 मिनट में 2 लोग बोले। ये डिपेंड करता है कि वो अपने लोगों को, 2 लोगों को इसमें बुलाएंगे। अब मित्रों, हमें एक चीज बात समझनी चाहिए कि पार्लियामेंट का जो 1 मिनट होता है वो 2.5 लाख रुपए का होता है। 1 घंटा 1.5 करोड़ रुपए का होता है और एक दिन 12 करोड़ रुपए का होता है। तो 7 दिन हो गए। इन 7 दिनों में करीबन 72 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का पानी में बह गया। इसमें अगर चर्चा होती तो जनता के मुद्दे उठते, जनता की जो परेशानियां उसके बारे में सवाल जवाब होता और सरकार जो है कटघरे में खड़ा होती। लेकिन इनको सरकार में कटघरे में खड़ा नहीं करना है, सिर्फ एक दिन एक खबर छपाने की। आज भी हाउस नहीं चला। जबकि अगर अपोजिशन चर्चा करना चाहे तो उसमें जितने नेता लोग बोलेंगे उतना ही खबरें छपेंगी। इस नेता ने सरकार की ऐसी खिंचाई की, सरकार की ये आलोचना की, सरकार के इन मुद्दों पे ये बात हुई। अब ये बात इतनी बड़ी पार्टी को, 100 साल पुरानी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ी गजब की बात है। तो अभी जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है कांग्रेस ने, उस पर अगले हफ्ते यानी 7 या 8 अगस्त को चर्चा होगी। और चूंकि ये 11 अगस्त तक मानसून सत्र है, तो ऐसा लगता है कि इस सत्र के बाद जब प्रधानमंत्री बोलेंगे और कांग्रेस की धुलाई करेंगे, तो उसके बाद गुजरात, सॉरी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। उसके लिए सब लोग निकल जाएंगे। तो बीजेपी की नीति यही है कि इस बहाने चुनाव के लिए निकल पड़े और जनता के दरबार में जाकर फिर इनमें इनकी पोल खोले। मित्रों, आज गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट का, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो सेमीकंडक्टर उद्योग की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ उसके लिए गए थे। और आज वहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों को 50% वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये आपको याद हो कि भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है और उसके तहत भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा और अमेरिका की सहायता से लगेगा। और भारत में जब सेमीकंडक्टर प्लांट लग जाएगा तो आप सोचिए कि भारत की जो भारत और दुनिया, केवल भारत में नहीं दुनिया के लिए भी भारत सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बन जाएगा। और इस वक्त चूंकि दुनिया आर्टिफिशियल युग में जा रही है, सारा डिजिटल हो रहा है, तो सेमीकंडक्टर की ज़बरदस्त डिमांड है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है और फैक्ट्री गुजरात में लगेगी। और आज जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, उस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण
जो संयंत्र है उसमें जो भी कंपनियां आएंगी, अब क्योंकि प्लांट तो बहुत बड़ा होगा, एक छोटा तो होना नहीं है, उसमें प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारियां होगी और उसमें फिर उनको 50% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देगी। तो ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज जो प्रौद्योगिक जो दुनिया में औद्योगिक क्रांति 4 का गवाह बनने जा रही है, यानी जो सेमीकंडक्टर प्लांट होगा ये औद्योगिक क्रांति 4 होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 300 कॉलेजों में होगी कंडक्टर की पढ़ाई। इस बारे में 300 कॉलेजों में पढ़ाई किया जाएगा। तो जो ये जो सेमीकंडक्टर है वो है क्या? सेमीकंडक्टर आमतौर पर सिलिकॉन एक चिप होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दिमाग कहा जा सकता है उसे। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट डिवाइसेस, कार, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ईटीएम और डेटा मेटर्स आदि के लिए किया जाता है। सेमीकंडक्टर किसी प्रोडक्ट की कंट्रोलिंग व मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करता है। तो ये बेसिकली सेमीकंडक्टर दिमाग होता है। जैसे हम इंसान है तो जो इंसान का दिमाग की पूरी बॉडी काम कर रही है, तो ऐसे ये सेमीकंडक्टर होता है जो कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का, जो जो इलेक्ट्रॉनिक चलते हैं, आपका फ्रिज हो गया, आपकी जो आपका जो आपके एसी हैं और आपके टीवी हैं, इन सब में सेमीकंडक्टर से लोग चलते हैं। तो ये कंट्रोल सेमीकंडक्टर उसे कंट्रोल करता है। तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी जब ये फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। और मित्रों, दिल्ली का जो अध्यादेश है वो अगले हफ्ते इस पर ये संशोधन के लिए संसद में पेश किया जाएगा। लोकसभा में पहले पेश होगा और उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा। तो जो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, उन्होंने अपने अपने लोगों के लिए व्हिप जारी किया है और कहा है कि जो अपोजिशन दल है जिसका नाम इंडिया रखा है, उन्होंने अपने सदस्यों के लिए कह दिया कि वो इस विधेयक के खिलाफ वोट डालें। तो नेचुरली इसके खिलाफ वोट डालेंगे। तो देखते हैं कि इनकी संख्या कुल कितनी है। लोकसभा में तो लगभग 140 के आसपास है और राज्यसभा में शायद मुश्किल से 60-65 हैं। देखते हैं कि इसका हश्र क्या होता है। आज दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई। हालांकि इतनी बड़ी बारिश भी नहीं हुई कि पानी बह जाए, लेकिन इतनी बारिश हो गई कि जो उमस थी, उमस खत्म हो गई और जो ज़मीन के अंदर पानी जाना चाहिए वो पानी चला गया और अब जो है आज थोड़ी सी शांति है। मित्रों, इसके अलावा अन्य खबरों में कि आज 3-4 बिल, बहुत इंपॉर्टेंट बिल पास हुए। जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक पास हुआ है। इस विधेयक के हिसाब से जो IIM है उनमें संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था और उसमें इन संशोधनों में जो 1961 का एक वो है 1961 का, वो अहमदाबाद में 2 वित्तीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का निश्चय किया गया था। इस विशेषज्ञ संस्थानों के माध्यम से भारत में प्रबंधन शिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी लाने की परिकल्पना की गई थी। ऐसे ही संस्थानों की मांग में वृद्धि के कारण बेंगलोर, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड में IIM खोलने की बात है और कुल 11वीं योजना में शिलांग और रोहतक, रांची वगैरह खोलने का प्रावधान है। और अब जो है अधिनियम के माध्यम से संस्थानों की जो डिग्रियां प्रदान करने का संस्थानों के शासन को एक समान बनाने और बोर्ड संचालन करने के लिए सशक्त बनाया गया है और इसे शैक्षणिक स्वायत्तता का प्रयोग भी किया जाएगा। जो इनकी डिग्री दी जाती है अभी, जैसे कि अभी क्या था कि जो शुरुआत में IIM बने थे वो IIM अहमदाबाद बना था, तो बाकी जो IIM खुले देश भर में उनको डिग्री IIM इलाहाबाद, IIM अहमदाबाद ही देती थी। तो अब सरकार ने एक काम किया कि जितने IIM हैं अहमदाबाद के अलावा जिन जिन शहरों में है, बेंगलोर में है, कोझिकोड में है, रोहतक में है, रायपुर, काशीपुर, तिरुचिरापल्ली, उदयपुर और विशाखापट्टनम, सिरमौर, बोधगया, जम्मू, नागपुर, संबलपुर, तो इनको अब अपनी डिग्री देने का अधिकार होगा। यानी ये उसमें लिखा होगा कि IIM
कोझिकोड या IIM जम्मू ये डिग्री देंगे। अभी इनमें IIM अहमदाबाद की डिग्री ही नहीं चलेगी। तो ये सरकार ने एक अच्छा डिसीजन दिया है जो डिसेंट्रलाइज किया है। दूसरा मित्रों, अब जो बिल पास हुआ है वो है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक। इसमें जो दंत चिकित्सा को लेकर है उसका जो संगठन होगा, उनकी एसोसिएशन होगी, उसको लेकर बात हुई है। क्योंकि जो पुराना विधेयक था उसमें जो दंत चिकित्सा की परिभाषा को भी चेंज किया गया है। और इसमें जो है जो विधेयक लाया जो मांडविया ने कहा कि जो दंत चिकित्सा शिक्षा का जो रूपरेखा है, मतलब इसको जो एजुकेशन हो रही, जो BDS कराते हैं, MDS कराते हैं, उनकी संख्या बढ़ाने, उनको अधिकार देने, उनकी अन्य शाखाएं खोलने को लेकर इस विधेयक में प्रोविज़न किया गया है। और मित्रों, इसके अलावा कल आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ईडी का जो कार्यकाल था, उन्होंने कहा था कि 15 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाएंगे। और सरकार को भी उन्होंने बहुत खिंचाई की थी। कहा था कि सरकार को ऐसा लगता है कि ईडी में जितने लोग हैं वो नालायक है, सिर्फ एक ही आदमी वहाँ लायक है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बार बार आप एक्सटेंशन दे रहे हो, इससे जो बाकी अफसर हैं उनमें निराशा का माहौल पैदा नहीं होगा क्या। तो उन्होंने इनका जो 31 जुलाई तक का कार्यकाल था उसको बढ़ाकर अब 15 सितंबर तक कर दिया है। और कहा कि 15 सितंबर से पहले हम नए ईडी की भर्ती करो। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।